बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा था और कल शाम जिसके ऊपर हमने बात की थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक शर्मनाक शिकस्त के बादल कल शाम ही मंडला रहे थे, जब पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ने बहुत ही बदतरीन खेल पेश किया, इंतहाई शर्मनाक किस्म की क्रिकेट खेली। और उसके बाद बात आन रुकी थी सलमान अली आगा और आमिर जमाल पर, जिन्होंने कल रात तक भी कोशिश की और आज भी कोई घंटा डेढ़ घंटा वो लगे रहे, कोशिश करते रहे। लेकिन जब आपका टॉप ऑर्डर एक भी, मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर एक भी कुछ करने में कामयाब ना हो और आपके ऊपर जो है वो 267 रन्स का एक जो है वो प्रेशर भी हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप मैच बचा पाएं। और वही हुआ, पाकिस्तान को एक तारीखी रिकॉर्ड शिकस्त दी है, शर्मनाक तरीन शिकस्त दी है इंग्लैंड ने इस मैदान के अंदर, और हद हो गई है। वैसे मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यानी पाकिस्तान की क्रिकेट बुरे से बुरे, बद से बदतरीन रिकॉर्ड बना रही है और हम सोच रहे हैं, हम परेशान हैं कि हम अपनी क्रिकेट का क्या करें और क्या ना करें। आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम फ्री टिकट होने के बावजूद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान के शायकीन से खाली था और ये पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट के ऊपर मुंह जोर तमाचा है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का, कि जो बता रहे हैं कि जिस तरफ आप क्रिकेट को लेकर के जा रहे हैं वो क्रिकेट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हम उस क्रिकेट को बिल्कुल देखना नहीं चाहते। बात करेंगे तफसील के साथ, आखिर इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। 3-4 एलिमेंट्स हैं जो इस शिकस्त तक पाकिस्तान को लेकर के आए। वो कौन सा बदतरीन आलमी रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान ने आज बना डाला है इस शिकस्त के बाद। कुछ और भी बातें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त की वजह बनी है पिच। मुल्तान की पिच जो कि बैटर्स के लिए साजगार तरीन पिच बना दी गई, जिसमें बॉलर्स के लिए उतनी मदद नहीं रखी गई, स्पिनर्स के लिए बिल्कुल कोई मदद नहीं रखी गई और ये पिच एटलीस्ट 4 दिन तक, 4.5 दिन तक बल्लेबाजों की जन्नत बनी रही। इस पिच के बारे में कहा जाता रहा कि जनाब ये पिच तीसरे दिन जो है वो इसमें वेयर एंड टेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, डिटीरियरेट करना शुरू कर देगी। लेकिन तीसरा क्या, चौथे दिन भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान की वो धुलाई की कि अल-अमान अल-हफीज, ऐसी धुलाई मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की कभी नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि 800 से ज्यादा रन्स पाकिस्तान की टीम को कभी नहीं पड़े पाकिस्तान के अंदर, और वैसे भी पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के बॉलर्स को 800 से ज्यादा रन्स नहीं पड़े। मुल्तान के ग्राउंड पर इससे पहले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 675 रन्स पड़े थे, जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे उस मशहूर टेस्ट में, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने 300 ट्रिपल सेंचुरी की थी। और इस मैच में, उसमें तो वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी की थी, और इस मैच में हमने इतना बुरा परफॉर्म किया कि एक यंगस्टर, इंग्लैंड का एक यंगस्टर जिसने पाकिस्तान के खिलाफ ये ट्रिपल सेंचुरी जो है वो स्कोर की है, और उसने बताया है कि हमारे जो इंग्लैंड के यंगस्टर्स हैं वो आपके बापों से, आपके किंगों से, आपके ब्रेडमैनों से सबसे बहुत बेहतर हैं। और क्या शानदार उसने खेल खेला। और उसके बाद ग्रेट जो रूट की डबल सेंचुरी, बड़ी डबल सेंचुरी, 260 रन्स उन्होंने स्कोर, 262 रन्स उन्होंने स्कोर किया, और पाकिस्तान के बॉलर्स को थका के इस हद पे ला खड़ा किया कि नसीम शाह चौथे दिन ये कह रहा था, सुनिए, चौथे दिन नसीम शाह ये कह रहा था अजहर महमूद को बाउंड्री लाइन पे कि मेरा जिस्म इस हद तक टूट चुका है कि अगर अब मैं बॉल करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा।
ये है पाकिस्तान की क्रिकेटर्स का फिटनेस लेवल। हम कहते हैं ये बड़े फिट हैं, ये है वो है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में जो मैक्सिमम जिस बंदे ने स्पीड से बॉल की है उसका नाम है, एवरेज स्पीड से जिसने मैक्सिमम एवरेज स्पीड से बॉल की है उसका नाम है नसीम शाह, जिसने 133 की एवरेज से बॉल की है। और जबकि 132 की एवरेज से बॉल की है शाहीन शाह अफरीदी ने, और 130 की एवरेज से बॉल की है आमिर जमाल ने। ये स्पीड्स बता रहा हूं, ये वो उस टीम की स्पीड्स बता रहा हूं जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर जैसे बॉलर रहे, मोहम्मद आमिर जैसे, उस वक्त जब स्टार्ट में आए तो मोहम्मद आमिर भी बहुत स्पीड से बॉल किया करते थे, मोहम्मद जाहिद जैसे, शबीर अहमद जैसे टॉल और फास्ट बॉलर जिस टीम के अंदर रहे वो टीम, उसकी ये बॉलिंग एवरेज है। जबकि मुकाबले में इंग्लैंड की बॉलिंग एवरेज की बात करें तो जनाब इंग्लैंड का जो कार्स है उसकी 137 एवरेज उसकी बॉलिंग स्पीड थी, 137 एवरेज, और मैक्सिमम उसने 146 की रफ्तार से बॉल की है। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ नसीम शाह ने 140 की उसको लिमिट को छुआ है, वो भी कभी कभी, अदरवाइज और दोनों बॉलर्स ने 140 की रफ्तार को नहीं छुआ। तो इस पिच के ऊपर अगर ये डेड पिच आपने बनानी थी तो आपके पास इस डेड पिच के ऊपर ना वकार था, ना वसीम था, ना शोएब अख्तर था कि जो अपनी स्पीड के साथ, अपनी वेरिएशन के साथ आपको इस मैच के ऊपर जो है वो कामयाबी दिला सकें और रिवर्स स्विंग में मुखालिफ टीम को मुश्किलात का शिकार कर सकें। आपके पास ऐसा कोई बॉलर नहीं था, तो फिर आपने ये डेड पिच क्यों बनाई, ये फ्लैट पिच क्यों बनाई, जबकि आपके फास्ट बॉलर्स इस काबिल नहीं थे। आपका स्पिनर 35 ओवर करवाए, और इसका मतलब यह कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया हमने उसकी सिलेक्शन में। अगर आपको याद हो, मैं पहले कह चुका हूं कि वो टेस्ट क्रिकेट का बॉलर नहीं है अभी तक, उसको बहुत ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलने की जरूरत है। उसको फ्लाइट ही नहीं करनी आती, जिस बंदे को स्पीड में वेरिएशन ही नहीं करनी आती, आप उसको जो है वो सिर्फ चंद तेज तरीन बॉलों के ऊपर, जिनको आप मिस्ट्री बॉल कहते हैं, आपने उसको मौका दे दिया बगैर कुछ सोचे समझे हुए। टीम मैनेजमेंट ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया। जाहिद महमूद उससे कई गुना बेहतर था, कई गुना बेहतर था, क्योंकि उसको स्पीड में वेरिएशन भी करनी आती है। वो इन्हीं डोसाइल पिचेस के ऊपर, इन्हीं मुर्दा पिचेस के ऊपर वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 24-25 विकेटें ले चुका था 7-8 मैचेस में। तो कम से कम वो आपको 2-3 विकेटें तो लेके दे सकता था। अब आप देखिए कि 3 से 4 विकेटें, 4 विकेटें हासिल की हैं उसने, जैक लीच ने इस इनिंग्स में, और आई थिंक 3 विकेटें उसने पिछली इनिंग्स में हासिल की। जिस पिच के ऊपर स्पिनर्स को उतनी मदद हासिल नहीं है, उस पिच के ऊपर जैक लीच ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपकी 4 इस इनिंग्स में और 3 उस इनिंग्स में विकेटें हासिल की हैं। तो इसका मतलब यह कि प्रॉपर तजर्बेकार बॉलर का होना जरूरी है। एटलीस्ट उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का उतना तजर्बा नहीं है, लेकिन उसने डोमेस्टिक में बहुत क्रिकेट खेली है जाहिद महमूद ने। और उसके बाद नुमान अली, आपने कहा कि जी वो तो फिट ही नहीं है क्रिकेट के लिए, और वो भी बूढ़ा हो गया डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के इन्हीं पिचेस के ऊपर। और आप उन बॉलर्स को लेके आ रहे हैं कि जो इन पिचेस के ऊपर बॉल ही नहीं करते, जो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते। मुझे बताएं कि आपके ये जितने प्लेयर्स हैं जो इस वक्त जिनको आप लेके टीम के अंदर आए हैं, इन्होंने रिसेंटली कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बाबर आजम ने पिछले 3-4 साल में एक डोमेस्टिक मैच खेला है 2023 से 2022 से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या लेवल है। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया है, पूरा सीजन खेल के आया है, वो बाहर बैठा हुआ है। मोहम्मद हुरैरा पूरा सीजन खेला है, वो बाहर बैठा हुआ है। कामरान गुलाम पूरा सीजन खेला है, वो बाहर बैठा हुआ है। 2-3 सीजन से परफॉर्म कर रहा है। और फरहान अली आगा पिछले सीजन का टॉप स्कोरर है, वो बाहर बैठा हुआ है। सरफराज अहमद पिछले सीजन का सेकंड टॉप स्कोरर है, और आपने रिजवान को शामिल किया हुआ। देखिए, मैं पिच के बाद दूसरे नंबर पे
जिन लोगों को पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार समझता हूं, उनमें 3 नाम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, चौथा भी शामिल कर लीजिए अगर आपने करना है तो। 3 नाम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, दोनों इनिंग्स में नाकाम। आपको रिजवान साहब जो है वो एक इनिंग्स में चल जाते हैं और ऐसा चल जाते हैं कि वो बस जो है वो सरफराज अहमद का रास्ता वो उन्होंने रोकना होता है। एक इनिंग्स में वो खेल जाते हैं, उसके बाद जब उनको पता चल जाता है कि भाई अब सरफराज जो है वो नहीं खेलेगा, मेरी अजारादारी है, मेरी कप्तानी के हवाले से बातें हो रही हैं कि जी ऑल फॉर्मेट में मुझे कप्तान बना दिया जाएगा, तो फिर वो देखता है कि मेरी मौजूदगी में मैं देखता हूं कि शान मसूद कैसे कप्तान कामयाब होता है। ठीक है, पहली इनिंग्स में नाकाम, दूसरी इनिंग्स में नाकाम। बाबर आजम पहली इनिंग्स में नाकाम, दूसरी इनिंग्स में नाकाम। उसके बाद साउद शकील, वो एक छोटा, उसको अब कह रहे हैं कि छोटा बाबर आजम बनता जा रहा है। मैं और कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं लोग उसके बारे में। छोटा डॉन कहते थे उसको, वो अब छोटा बाबर आजम बनते जा रहा है। मतलब दोनों इनिंग्स में नाकाम। और इस इनिंग्स में मैं आपको बताऊं कि इस इनिंग्स में वो प्रॉपरली ये जो दूसरी इनिंग, पिछली इनिंग्स में तो उसने 82 किए, माफ कीजिएगा, लेकिन जो उसने वो किए वो 82 भी पाकिस्तान के गले पड़े। जब आप 150 से ज्यादा बॉलें खेलकर आप जो है वो 82 बनाएंगे ना, तो फिर आप टीम के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, पिछली इनिंग्स में भी जो उसने इनिंग्स खेली उसके ऊपर भी एतराज होता रहा कि दूसरे प्लेयर्स को भी उसने परेशान किया और टेंशन में डाला। पाकिस्तान के 650 700 पाकिस्तान ने किए होते अगर उसी रन रेट के साथ, तो पाकिस्तान की टीम बेहतर पोजीशन में होती, कम से कम इनिंग्स की शिकस्त आपको ना होती। और फिर मैं समझता हूं कि इस टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग्स में कम से कम तीन चीजें ऐसी, 3 विकेट्स ऐसी थी, बल्कि 4 थी, कि जिनको आप जो है वो जिन विकेटों से जिनसे आप कह सकते हैं कि जनाब इनसे बचा जा सकता था। मुझे बताएं कि साइम अयूब को हमने सर पे चढ़ाया हुआ है कि साइम अयूब ये और साइम अयूब वो, और साइम अयूब हमारा जायसवाल है यार, उसके पैरों की खाक के बराबर नहीं है। उसको इतनी समझ नहीं है कि मुझे किस सिचुएशन पे कौन सी शॉट मारनी है, 50 कर ली हैं तो इसका मतलब यह है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। उसका टेम्परामेंट ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। उसको आपने मौका दिया, वो अवॉइड कर सकता था वहां पे वो शॉट जो उसने शॉट खेल के अपनी विकेट को थ्रो किया। और उसके बाद बाबर आजम, प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, उसको रेस्ट दो, बाहर निकालो उसको। अब डोमेस्टिक क्रिकेट 18 से शुरू हो रही है, उसको खिलाओ डोमेस्टिक क्रिकेट। उसको कहो हमें तुम्हें टेस्ट की, हमें तुम्हें फॉर्म में वापस लेके आना है, जाओ बेसिक्स की तरफ। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में उसको खिलाओ, लेकिन आप नहीं खिलाएंगे। आप इसी तरह हर बार कप्तान बदलेंगे, कभी किसी को बदलेंगे, कभी किसी को बदलेंगे, और टीम को शर्मनाक शिकस्त देते रहेंगे। एक के बाद एक आप शर्मनाक शिकस्तें टीम को मिलेंगी, लेकिन आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। यह है पाकिस्तान क्रिकेट। कामरान गुलाम को नहीं देना मौका, मोहम्मद हुरैरा को मौका नहीं देना। और प्रॉब्लम किसके साथ है? मैं कहता हूं उसके साथ भी प्रॉब्लम है, अब्दुल्ला शफीक के साथ भी सीरियस टेक्निकल इशू है। पिछली इनिंग्स में तो वो बच गया और रोल खोल के उसने 100 कर लिया, अपनी जगह पक्की कर लिया, उसके बारे में भी नहीं सोचा जाएगा। और फिर पाकिस्तान के बॉलर्स के पास अगर स्पीड नहीं है, वो तो भाई कम से कम वेरिएशन ही हो। मीर हमजा को बाहर बिठाया हुआ है, वो इन पिचेस के ऊपर बॉलिंग कर चुका है, उसको पता है कि उसके पास स्पीड नहीं है, लेकिन बट ही हैज वेरिएशंस। उसको पता है कि इन मुर्दा पिचेस के ऊपर किस तरह से जो है वो बॉल करनी है, उसको बाहर किया हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी को नाम के ऊपर खिलाया है। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊं कि सलमान अली आगा और आमिर जमाल ने इवन आज भी ये खेलकर बताया है कि किस तरह से खेला जा सकता है। अगर आपके, चलिए कल आपके 2 प्लेयर्स आउट हो गए थे, 4 प्लेयर्स आपके उस तरह से आउट ना होते तो आप ये मैच बचा चुके होते। आप इस मैच में
इनिंग्स की शिकस्त से बच चुके होते। एक इनिंग्स और 47 रन से इंग्लैंड ने आपको शिकस्त दी है और रिकॉर्ड बना दिया है। आज तक कभी 147 साल हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री को, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक टीम ने पहली इनिंग्स में 550 रन मारे हो और उसके बाद वो हार गई हो। वो हार गई हो, चाहे जाए कि वो इनिंग्स की शिकस्त से हारी हो। ये एक उससे भी बड़ा और बदतरीन धब्बा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, जो इन सब बेशर्मों ने पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर लगाया है। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन यार जब किसी को शर्म ना ही आए तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसको बेशर्म ही कहेंगे। जब किसी के लिए कौम की गैरत, मुल्क की गैरत, क्रिकेट की गैरत, टीम की गैरत कोई मीनिंग्स ना रखती हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे फिर क्या कहेंगे? बेगैरत। मैं आज आपको एक छोटा सा पीस बता रहा हूं, ठीक है। एक तरफ चले जी, सलमान अली आगा आउट हो गया, बहुत अच्छी बॉल पड़ गई उसको, ठीक है, जैक लीच की। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी साहब आते हैं, एक बॉल पे उठा के मार रहे हैं दूसरी। ओ भाई, तुम्हारे अंदर जितना तू लंबा है, गधा है क्या तू? तुझे पता नहीं है कि एक बंदा अभी भी 50 पे खेल रहा है? अरे यार, जितना आगे लेके जा सकते हो। और नहीं तो ये 47-48 रन जो है, कम से कम यही रन खत्म करके इनिंग्स की शिकस्त का तो दब्बा अपने ऊपर से हटाओ। उनको कम से कम 5 रन के लिए, 10 रन के लिए, 20 रन के लिए उनको दोबारा बल्लेबाजी की तो उनको जहमत में डालो। उनको विन जो है वो लेने के लिए कुछ कोशिश तो करने दो। वो आ रहा है और बाहर से शान मसूद कह रहा है कि मैंने तुझे क्या कह के भेजा था, ठीक है। और फिर पानी का वक्फा आता है, दरमियान में पानी लेके सरफराज आके उसको कहता है कि खुदा का खौफ करो, तुम क्या कर रहे हो? किस तरह की क्रिकेट? इतना बूढ़े हो गए तुम टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। और ऊपर से आया वो जनाब आखिर में मतलब पाकिस्तान के चेहरों के ऊपर शिकस्त लिखी हुई थी। 823 रन जब उन्होंने मारे तो आपने देखा नहीं कि कैच हाथों से ड्रॉप हो रहे हैं। साउथ शकील ने 2-3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, ठीक है। उसका तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है और आप जो है वो बैठे हुए हैं जनाब, देख रहे हैं। अगर मुझे ये बताएं कि सारे प्लेयर्स के चेहरों पे शिकस्तें लटकी हुई थी, तो अगर उसी सिचुएशन में सलमान अली आगा और आमिर जमाल फाइट कर सकते हैं तो बाकियों ने क्या हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी? बाकियों को क्या तकलीफ थी? बाकी फाइट क्यों नहीं कर सकते थे? बाबर आजम की विकेट, उसके बाद साइम अयूब की विकेट और तीसरे नंबर पे साउथ शकील ने जो बाहर जाती हुई बॉल को स्लैश किया। जब आपने एक बॉल पे चौका मार लिया तो आपको इतनी सेंस भी नहीं है। आप खुद को ब्रेडमैन समझते हैं। शुरू के मैचेस में आपने रन्स कर लिए डेड पिचेस के ऊपर और यहां पे आके सेकंड इनिंग्स में आप सब लोग हार जाते हैं। इस तरह से नहीं चलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट। पाकिस्तान के लिए चेयरमैन साहब, खुदा का वास्ता है, आपको सर्जरी कीजिए। टीम के अंदर ये जो कप्तानी के सब दावेदार हैं इनको निकालिए, किसी एक को कप्तान बना दीजिए, लेकिन बाकी सब कप्तानों को टीम से बाहर निकाल दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेस्ट क्रिकेट बचे। और फिर कुछ खुदा का खौफ कीजिए। ये जो टोनी हेमिंग्स को आपने लाखों डॉलर के ऊपर ला के हमारे सर पे सवार कर दिया, वो इसको कहो भाई हमें एक ऐसी पिच बना के दे जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो दोनों टीमों के लिए अच्छी हो। हमारे बल्लेबाजों में वो दम नहीं है जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों में है, और ऊपर से हमारे बॉलर भी फारिग हैं। उन्हें कहें हमें ऐसी पिच बना के दें और फिर टीम सेलेक्ट ठीक करें। कम अज कम मेरे ख्याल में साइम अयूब की जगह मोहम्मद हुरैरा को आना चाहिए, ठीक है। और मैं समझता हूं कि अब्दुल्ला शफीक को भी बदल के अगर आप इमामुल हक को ले आए तो ज्यादा बेहतर है। इमामुल हक इज बेटर चॉइस, ठीक है, उसको ले आए तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आप चौथे नंबर पे बाबर आजम को बाहर कीजिए, उसकी जगह कामरान गुलाम को लेकर के आइए। कामरान गुलाम को लेकर के आइए, दैट इज द बेटर चॉइस। उसकी जगह अबरार अहमद की जगह अगर आपके पास इस वक्त अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है, तो लेके आइए उसको मोहम्मद जाहिद महमूद को, उसको मौका दीजिए। और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी अपनी टीम के अंदर लेके आइए। 2 स्पिनर्स के साथ खेलिए। आपके बल्लेबाज चज दे बल्लेबाज हो ना,
ਤੇ 4 ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उनके 2 बल्लेबाजों ने आपके 556 से ज्यादा रन बना दिए, 576 रन बना दिए उनके 2 बल्लेबाजों ने। और आपकी पूरी टीम 556 पे ऑल आउट हो गई। यह है आपकी बैटिंग के हालात। और 600 हर आपके 6 बॉलर्स ने 100 से ज्यादा रन खाए हैं। यह सेकंड टाइम हुआ है हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले आपकी मनपसंद कौम, मनपसंद टीम जिम्बाब्वे के साथ ऐसा श्रीलंका ने किया था कि उनके 6 बॉलर्स को, हर बॉलर को जो है वो 100 से ज्यादा रन पड़े हों। आपने वो रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। मतलब ये टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में मर रही है, मर रही है टेस्ट क्रिकेट, और किसी को कोई ख्याल नहीं है, किसी को कोई ख्याल नहीं है। कम से कम अपनी डोमेस्टिक को जो है वो इज्जत दीजिए, डोमेस्टिक क्रिकेट से वापसी लाइए, मीर हमजा को शामिल कीजिए, अबरार की जगह जो है जाहिद महमूद को लेके आइए, उसके बाद साइम की जगह मोहम्मद हुरैरा को लेके आइए, बाबर की जगह जो है वो उसको लेके आइए, कामरान गुलाम को लेके आइए। और अगर आप ओपनिंग में करना चाह रहे हैं तो आप साहबजादा फरहान को एज एन ओपनर लेके आइए, उसके साथ मोहम्मद हुरैरा को जिसने परफॉर्म किया हुआ। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, वो काम बिल्कुल नहीं करना कि जिससे पाकिस्तान का भला हो जाए, पाकिस्तान का फायदा हो जाए। बाबर आजम बहुत बड़ा क्रिकेटर है, रमीज राजा के बकौल उसको खुद आप कहें कि भाई जब तुम्हारा दिल करे तुम रेस्ट लेना, हम तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं लगाते। ठीक है, ये क्रिकेट है या ये कोई सेक्रेट कॉज हैं कि इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता? पाकिस्तान के क्रिकेट का यह हाल कर दिया, बदतरीन हाल कर दिया आपने। मतलब हम वी आर नो वेयर इन टेस्ट क्रिकेट। कहां पे हम? बिल्कुल एंड पे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस साल में मैचेस जो टीम हारी है वो हम हारे हैं। पाकिस्तान में सेकंड इनिंग्स में सब बदतरीन जिस टीम की एवरेज है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान है, बिल्कुल बॉटम के ऊपर आती है। इवन बांग्लादेश की हमसे बेहतर एवरेज है। ये अब आप देखेंगे ये हालात हैं हमारी टीम के। और अब हम कहेंगे कि जी बदल दें कप्तान, किसको लेके आएंगे आप मोहम्मद रिजवान को लेके आएंगे? आप उसकी नीयत के ऊपर यकीन कर सकते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, हालांकि मैं समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कैपेबल है कप्तानी का, लेकिन एक बंदा जो है जो डिसअपॉइंट करता है इस वजह से। और क्रिकेट बोर्ड वाले कहते हैं जी कि ये इसने तो कोई किरदार अदा नहीं किया, इसने तो वहां भी सियासत की है। वर्ल्ड कप के अंदर जो शाहीन और उसका बाबर का मामला था उसमें तीसरा जो है वो ये था। तो अब किसको कप्तान बनाएंगे भाई आप? अब एंड में ये ना हो, खुदा के लिए कीजिएगा कि सलमान अली आगा को कप्तान बना दे। उसने पहले कभी कप्तानी की नहीं। अगर उसको कप्तान बनाना तो उसके साथ नई टीम खिलाएं, उसके साथ ये सारे बापे कप्तान खिला के उस बेचारे को भी जलील करना है, जिस तरह से अभी आप शान मसूद को जलील कर रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।